जैसा कि मैं पहले के ही वीडियो में बता चुकी हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का दौर बताऊंगी। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश सन 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने अमेरिकी नीतियों में भारी बदलाव किया तथा विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख हथियार बनाया। बिल क्लिंटन सन 1996 में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने में सफल रहे। इस तरह वे 8 वर्षों तक अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसा लगता था कि अमेरिका ने स्वयं को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया है, लेकिन असल में विदेश नीति के मामलों में बिल क्लिंटन सरकार ने सैनिक शक्ति तथा सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र के विस्तार, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसी नरम मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को दबाने हेतु सैन्य कार्यवाही की, जिसके प्रत्युत्तर में अमेरिकी नेतृत्व में अनेक नाटो देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 माह तक बमबारी की। क्लिंटन काल में दूसरी बड़ी सैन्य कार्यवाही नैरोबी कहाँ केनिया में तथा दार एस सलाम वो कहाँ तंजानिया में के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के प्रत्युत्तर में सन 1998 में हुई। इस बमवर्षा के कुछ समयावधि के भीतर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया और सूडान एवं अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर अनेक बार क्रूज मिसाइलें दागी। अमेरिका ने इस कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तक की कोई परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। अब है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ा कर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीनों को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप है 9/11, माने 9/11 है, ना कि 11/9 है जैसा कि भारत में लिखा जाता है, लेकिन वैसा वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पहले क्या किया जाता है कि महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। जैसे अपन लोग, जैसे अभी कौन सा डेट चल रहा है, आज 23 है, तो अपन पहले 23 और उसके बाद महीने लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में पहले महीना लिखा जाएगा, यानी 8 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद 23 लिखा जाएगा, ऐसा होता है। फिर इस मामले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1976 में देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। अब 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू
बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। कुंटल के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान इन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय है। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में अलकायदा या उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई है। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया के जेलखानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त और न ही अपने देश की या अमेरिका की कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब इन सब घटना से अमेरिका के वर्चस्व की बात स्पष्ट होती है तथा मताधिकार का मुद्दा बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इराक पर हमला के बारे में बताऊंगी और इसके नीचे अभ्यास के प्रश्न रहेंगे। चलो आज की क्लास यहीं खत्म।